को इतनी बड़ी जीत जो मिली है, जिसमें खुद तमाम दिग्गज नेता ये मान रहे हैं कि सपने को पूरा जैसा ये पूरा का पूरा नतीजा है, क्योंकि हमने में ये उम्मीद नहीं कही थी कि 220 से ज्यादा का आंकड़ा जो है महायुति के खाते में आएगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में महायुति को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली, कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए संघ ने मदद की, जमीन पर दोनों की जो बॉन्डिंग थी, केमिस्ट्री थी, कैसे काम आई, वो जरा सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोटर था वो वोट देने नहीं निकला, लेकिन उसे संघ बूथ तक पहुंचाया, क्योंकि संघ ने पूरी जिम्मेदारी ये संभाली थी कि कैसे उस यूथ को बूथ तक पहुंचाना है ताकि बीजेपी को सीधे तौर पर फायदा हो। इसके साथ ही संघ ने पूरी मेहनत करते हुए 60,000 कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतारे थे, जमीनी तौर पर उस यूथ को बूथ तक पहुंचाने के लिए ये पूरी कमर जो है संघ ने कस ली थी, क्योंकि हेडक्वार्टर जो है महाराष्ट्र के नागपुर में ही है आरएसएस का। तो ऐसे में मोहन भागवत पूरी तरीके से कोशिश यही कर रहे थे कि इस बार का चुनाव जो है ऐतिहासिक हो, और वो नतीजे निकलकर सामने भी आ रहे हैं। इसके साथ ही संघ लगातार छोटी छोटी बैठकें कर रहा था, 12,000 से ज्यादा छोटी छोटी बैठकें संघ की तरफ से की गई थी, जिसके जरिए पूरी रणनीति क्लियर की, ग्राउंड लेवल तक उसको पहुंचाया। इसके साथ ही सोसाइटीज के अंदर जाना, कार्यकर्ताओं को ये कहना कि देखिए, हर एक जनता से, हर एक कार्यकर्ता से बात आपको करनी होगी, लोगों से बात करनी होगी, समझाना होगा बीजेपी की मैनिफेस्टो के बारे में, उनके विजन के बारे में, ताकि वो जो वोटर है वो जरूर निकले अपने घर से वोट करने के लिए, जिसका फायदा अब रुझानों में होता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके साथ ही संघ की तरफ से उन सीटों पर पूरा फोकस किया गया जहां पर बीजेपी का जीतना तय था, यानी कि संघ ने यह भी माना कि जहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत थी वहां पर भी फोकस किया, और जहां पर बीजेपी मजबूत नहीं थी, यानी कि दोनों ही चीजों पर जो है संघ वो बीजेपी के साथ चलता हुआ नजर आया। साइलेंट वर्कर जिसकी भूमिका बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, उसके लिए पुरजोर तरीके से काम किया गया। इसके साथ ही संघ ने यह पूरा सुनिश्चित किया कि बीजेपी के लिए हर तरीके से वोट मांगे जाए, हर क्षेत्र में पहुंचा जाए, हर वर्ग के लोगों को लुभाया जाए, ताकि उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिले। क्योंकि अक्सर यह कहा जाता है कि बीजेपी की जीत के पीछे आरएसएस की रणनीति होती है, और उसी रणनीति का असर जो है महाराष्ट्र के इन चुनावी नतीजों में दिखाई दे रहा है, जिसमें प्रचंड जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। महायुति के खाते में 220 का आंकड़ा पहुंचा है। लेकिन अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो लगातार कोशिशें कर रहा था कि किसी भी तरीके से लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है, जो परफॉर्मेंस है, वो एक बार फिर से दोहराया जाए, लेकिन महाविकास आघाड़ी इसमें पिछड़ चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही है, जो कि एक्सपर्ट्स भी ये मानकर चल रहे हैं कि देखिए, एकजुटता वाला जो चुनावी संदेश दिया जाना चाहिए था महाविकास आघाड़ी की तरफ से, वो देने में कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन है वो पिछड़ता हुआ नजर आया। मतलब चुनावी संदेश का अभाव उनमें नजर आया, क्योंकि हर एक दल जो है अलग अलग मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। एक दल किसी और मुद्दे पर अगर फोकस करता है तो दूसरा दल उसको सपोर्ट करने के बजाय दूसरे मुद्दे को सामने लेकर आता था, तो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन की स्थिति बनी, और इसी वजह से जो वोटर्स का बिखराव है वो नजर आया। इसके साथ ही गठबंधन जो है महाराष्ट्र के स्वाभिमान की भावना को भुनाने में विफल रहा, यानी कि महाराष्ट्र का जो कोर वोटर है उसके लिए क्या सही हो सकता है, क्या नहीं सही हो सकता है, मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र किया गया, क्या वाकई वो जमीनी स्तर पर उतारा जा सकता है, इसको कहीं ना कहीं पहुंचाने में महाविकास आघाड़ी जो है वो असफल होता हुआ नजर आया। इसके साथ ही घोषणा पत्र की अगर बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र में जो महायुति की नीतियां थी उसकी झलक नजर आई, यानी कि अपना कोई विजन जो है आघाड़ी का नजर नहीं आया, और इसी वजह से शायद जनता के दिमाग में ये बात घर कर गई होगी कि जब इनका विजन पूरी तरीके से क्लियर नहीं है तो ऐसे में जनता के लिए कैसे कदम आगे बढ़ाए जाएं, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकती है। इसके साथ ही जो बीजेपी की अभियान संबंधी, मतलब जो भी चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से किया गया, चाहे वो कैंपेन्स को लेकर किया हो या फिर नारों को लेकर किया गया, उसको नेगेटिव नैरेटिव के तौर पर पेश करने की कोशिश तो की गई, लेकिन उसको कैशबैक नहीं कर पाया ये गठबंधन, और इसी वजह से उसका नुकसान जो है इस गठबंधन को झेलना पड़ा है। यानी कि जो कांग्रेस का रुख होना चाहिए, मुखर, वो यहां पर उदासीन नजर आया, और इसी वजह से यहां पर झटका जो है महाविकास आघाड़ी को दिखाई दिया है। तो ये तमाम चीजें अब निकलकर सामने आ रही है, जिस पर शायद अब महाविकास आघाड़ी को सोचना होगा। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे जो कि लगातार पुरजोर तरीके से यही कहते हुए नजर आए कि देखिए, विचारधारा से समझौता एकनाथ शिंदे ने किया, बाला साहब ठाकरे जो कहते थे उसके उलट वो जाकर बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं। तो वो जो डिफेंसिव उनका जो विजन रहा है, जो उनकी राजनीति रही है,
वो जनता के बीच में वोट बटोरने में कामयाब नहीं रही। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्र बात कर ली जाए, अलग अलग समुदाय बात कर ली जाए, वहां तक लगता है कि महाविकास आघाड़ी की बात सही तरीके से नहीं पहुंची, जिसका नुकसान जो है इस चुनावी नतीजों में दिखाई दिया है। इसके साथ ही अब ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि यूपी चुनाव में करहल सीट से तेज प्रताप यादव जो है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 9 सीटों में से 7 सीटों पर इस वक्त देखिए लीड कर रहा है एनडीए गठबंधन। और इसी के साथ प्रियंका गांधी की बात की जाए तो वायनाड सीट से उन्होंने जीत हासिल कर ली है और सबसे बड़ी जीत हासिल की है। कम से कम 4.5 लाख वोटों से वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। इससे पहले 2014 और 2019 में राहुल गांधी जब चुनावी मैदान में आए थे तो उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार अमेठी को बनाए रखा, क्योंकि 2019 में वो चुनाव हार गए थे, तो उसके बाद वो वायनाड से उन्होंने अपनी सांसदी को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार जब वायनाड और अमेठी दोनों से जीते तो उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी, अमेठी से सांसद बने रहे और वायनाड पर उन्होंने प्रियंका गांधी अपनी बहन को वहां पर पहुंचाया। और ऐसे में सभी की कोशिश यही थी कि प्रियंका गांधी जो कि औपचारिक तौर पर इस बार चुनावी मैदान में है, क्योंकि चुनाव कैंपेन तो वो करती हुई नजर आती रही है, कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करती हुई नजर आई है, विजन और संगठन के तौर पर उन्होंने काम किया है। लेकिन पहले बार जब वो चुनावी मैदान में उतरी है तो ऐसे में उनकी सबसे बड़ी जीत इस बार के इस बाई इलेक्शन में नजर आ रही है। तो ये पूरा का पूरा हाल महाराष्ट्र की तस्वीर साफ है। यूपी में बीजेपी लीड कर रही है, एनडीए लीड कर रही है। इसके साथ ही झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में आप देखिए हेमंत सोरेन जो है सत्ता में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 50 का आंकड़ा उन्होंने क्रॉस कर लिया, 81 में से 42 का बहुमत का आंकड़ा है। तो